हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल का मतलब है कितने एंगल तक वो एक्सेप्टेड होता है जिसे वो कोड से होकर पास कर सकता है लाइट में। तो लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये कोड हो गया, इस कोड का रेफ्लेक्टेड हमने म्यू लिया। दूसरा यहाँ पे क्लैडिंग हो गया, इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ2 लिया, इसका भी μ2 लिया। अब यहाँ पे μ1 ग्रेटर देन μ2 होता है। अब यहाँ पे सराउंडिंग्स है, इस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ0 लेते हैं। ये है सराउंडिंग, ये जो μ1 है ये इससे भी ग्रेटर देन, मतलब μ1 ग्रेटर देन हमने μ0 ले लिया। ये कोड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों से, यहाँ पे डेंसर मीडियम है कोड का, सराउंडिंग से भी और क्लियरिंग से भी। अब यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं, इसे परपेंडिकुलर के एक्सिस के लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूं करते हैं, कोई एंगल यहाँ पे अगर एक्सेप्ट, कोई रे यहाँ पे आता है, किसी एंगल यहाँ पे थीटा पे इंसिडेंट होता है, इसको यहाँ पे थीटा 1 लेते हैं। और इस एंगल पे यहाँ पे जो होगा, ये एंगल डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, यहाँ पे थीटा आर होगा। अब यहाँ पे इस इंटरफेस पे कोड क्लैडिंग के बाउंड्री पे है, हम ये लेते हैं कि ये एंगल जो है यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा, ये बनाता है थीटा, या तो ये थीटा 1 ले लेते हैं, ये एंगल हो जाएगा थीटा 2। अब इसको इंटरफेस को हम लोग ए ले लेते हैं। ये जो इंटरफेस है ए है, ये वाला पार्ट इंटरफेस है, ये पूरा इंटरफेस वाला पार्ट। तो ये इंटरफेस हम लोग लेते हैं कोड, ये हो गया बाउंड्री वाला इंटरफेस, ये जो गया कोड, ये इंटरफेस हो गया सराउंडिंग का। और यहाँ पे लेते हैं पॉइंट इंटरफेस कोड ग्रेडिंग वाले पे, यहाँ पे हमने पॉइंट बी लिया। और स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। इसको हम लोग यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर को इंक्रीज बढ़ा देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट को यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं सी। और स्नेल्स लॉ से जब लगाते हैं हम लोग यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 पे, तो ये थे थीटा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आर हो जाएगा। सिमिलरली एट हम लोग यहाँ पे ये इंटरफेस एट इंटरफेस ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे एट इंटरफेस बी पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एट इंटरफेस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा 2। और ट्रायंगल ए बी सी से थीटा आर प्लस थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे थीटा आर अगर इंक्रीज करेगा तो थीटा 1 डिक्रीज करेगा इस दोनों में, तो ये दोनों डायरेक्टली है और ये दोनों इनवर्सली। इसका मतलब थीटा 1 थीटा आई जो यहाँ पे थीटा आई, ये हो जाएगा थीटा आई। अब यहाँ पे थीटा आई और थीटा 1 दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे थीटा आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं यहाँ पे थीटा 1 के। अब यहाँ पे कि जैसे ही दोनों एक इंक्रीज करेगा, इसका मतलब अगर थीटा आई इंक्रीज करेगा तो थीटा 1 डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमको चाहिए कि थीटा 1 इंक्रीज होना चाहिए, इतना एंगल चाहिए। अब थीटा 1 डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे
थीटा टू भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल के लिए कम से कम यहाँ पे बाउंड्री चाहिए हमको, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो इस एंगल पे हम ये मान लिया अगर थीटा इक्वल टू इतना मिनिमम एंगल है कि इसके बाउंड्री को टच करे, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। तो जैसे ही इसको ये एक्सेप्टेंस एंगल कब होगा, जब यहाँ पे ये थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। थीटा टू इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, मतलब जब इसके बाउंड्री को टच कर जाता है। तो इस केस में थीटा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा सी हो जाता है। जब थीटा सी हो जाएगा तो जब जो एक्सेप्ट यहाँ पे एंगल थीटा है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बोलते हैं। इस केस में हो जाता है एक्सेप्टेंस एंगल अल्फा। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। जब एक्सेप्टेंस एंगल अब हमको फाइंड आउट करना, तो ये इस एक्सेप्टेंस एंगल के यहाँ पे ये कंडीशंस लिखते हैं। ये कंडीशंस यहाँ पे अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंगल देखिए, ये एट इंटरफेस हम लोग लिखते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ एट ए, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा म्यू नॉट साइन थीटा आर इक्वल टू म्यू वन साइन थीटा आर हो गया। अब ये थीटा आर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे म्यू वन साइन ऑफ थीटा आर, और ये थीटा वन इक्वल टू 90 डिग्री ट्रायंगल एबीसी में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा वन। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ पे म्यू वन कॉस थीटा वन हो गया। यहाँ पे कॉस थीटा वन हो गया। फिर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट बी, यहाँ पे हो जाएगा स्नेल्स लॉ एट बी लगाते हैं। तो बी पे कितना हो जाएगा यहाँ म्यू वन साइन थीटा वन, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, यहाँ पे एंगल थीटा वन है, साइन थीटा वन इक्वल टू जो दूसरा बाउंड्री है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, एंगल के साइन थीटा टू। अब ये कंडीशंस है। कंडीशंस यहाँ पे क्या हो गया कि अगर यहाँ पे कंडीशंस है कि अगर यहाँ पे थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, तो उस समय जो थीटा वन होगा उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल थीटा सी। जब ये क्रिटिकल एंगल्स हो गया तो इसका मतलब इतना तक कम से कम इतना है, क्योंकि जैसे जैसे ये एंगल डिक्रीज करेगा ये तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा, इससे इधर सब एक्सेप्टेड होगा, लेकिन इस एंगल से जैसे इंक्रीज करेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये जो थीटा वन का यहाँ पे है ये वाला पार्ट, जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं अल्फा वाला एंगल, तो यहाँ तक एक्सेप्टेड है, लेकिन जैसे इससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ये थीटा आई इंक्रीज करेगा, ये थीटा टू तुरंत डिक्रीज करेगा, 90 से कम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्लैडिंग में चला जाएगा। तो हमको मैक्सिमम यहाँ से अगर एक्सिस से करेंगे तो मैक्सिमम अल्फा तक चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इससे कम यहाँ पे हो जाए तो टोटल कोर्स के पास करेगा। तो इसी एंगल को बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। तो इस यहाँ पे अगर इस बाउंड्री पे जाता है, हमने मान लिया कि अल्फा एंगल, ये अगर बाउंड्री पे जाता है तो यहाँ पे बाउंड्री पे जाता है, इस बाउंड्री से पार तो यहाँ भी इस बाउंड्री के पार चला जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं थीटा आई इक्वल टू आ जाएगा, मतलब इंसिडेंस एंगल जो होता है इसको हम लोग अल्फा एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि थीटा आई इक्वल टू, तो ये अब हम मेरे पास आएगा थीटा टू थीटा सी करके, तो इसको इक्वेशन हम लोग वन ले लेते हैं। ये इक्वेशन वन हो गया ये, और ये इसको इक्वेशन हम लोग बाउंड्री वाले को इक्वेशन टू ले लेते हैं। तब ये बाउंड्री जब अप्लाई करते हैं यहाँ पे म्यू नॉट साइन थीटा आई। अब यहाँ पे हम लोग पहले इक्वेशन टू को लिखते हैं। तो इक्वेशन टू में कितना हो जाएगा यहाँ, ये इक्वेशन टू है म्यू वन साइन थीटा वन इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। अब बाउंड्री कंडीशन को भी इक्वेशन हम लोग लेते हैं, इसको इक्वेशन थ्री कर लेते हैं।
जो कंडीशंस है, इसको कंडीशंस अप्लाई करते थे। यहाँ पे जैसे लिखेंगे μ1 साइन थीटा सी इक्वल टू उस समय μ2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा 2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन थीटा सी इक्वल टू आ जाएगा μ2 अपॉन μ1। ये इक्वेशन 4 कर। और फिर जब हमने इक्वेशन 1 में अप्लाई किया था कंडीशंस, तो जैसे इक्वेशन 1 में अप्लाई करें कंडीशन, तो आ जाएगा म्यू नॉट साइन थीटा आई, तो हो जाएगा म्यू नॉट साइन थीटा आई हो जाएगा अब अल्फा, आई हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू, जैसे यहाँ पे थीटा सी तुरंत अल्फा लिख देंगे अब, और ये हो जाएगा म्यू 1 साइन, यहाँ पे कॉस था, कॉस थीटा 1, तो यहाँ पे म्यू 1 कॉस थीटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कॉस थीटा 1 था तो हमने अल्फा लिखा था, कॉस थीटा 1 क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल थीटा सी हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा सी। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे एक चीज है थीटा 2 90 डिग्री हो गया, तुरंत थीटा 1 कर देंगे, थीटा से क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। और जैसे ही क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड। अब यहाँ पे इसमें हमको कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना लिखते हैं, μ1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। और साइन थीटा सी का वैल्यू हो जाएगा μ1 रूट अंडर 1 माइनस ये μ2 अपॉन μ1 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर लिखती है फ्रॉम 4 से। अब यहाँ पे इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट साइन अल्फा इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा μ1 और यहाँ पे रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, यहाँ रूट से बाहर μ1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। तो ये जो आ गया, यहाँ से हम लोग साइन अल्फा या अल्फा का वैल्यू निकलते, जनरली हम लोग साइन अल्फा लिखते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर और अपन यहाँ पे म्यू नोट। तो म्यू नोट हमने किसका लिया, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सराउंडिंग में कोई मीडियम नहीं गिवन होगा तो हम लोग लिख देंगे एयर मीडियम लेंगे, तो फॉर एयर यहाँ पे म्यू नोट इक्वल टू 1 कर देंगे, तो यहाँ पे साइन अल्फा आ जाएगा रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। तो ये आएगा, इस पर एक न्यूमेरिकल्स आता है एक, इसको हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो फ्रैक्शनल इंडेक्स के फॉर्म में भी न्यूमेरिकल्स आता है, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल इंडेक्स के चेंज में। फ्रैक्शनल इंडेक्स इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू था, ये पहले यहाँ पे म्यू नॉट लिखी, तो म्यू नॉट साइन अल्फा रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। तो ये इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो μ1 माइनस μ2 μ2 1 प्लस μ2। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, तो ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे μ1 से डिवाइड कर देते हैं और μ1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद μ1 से डिवाइड इंटू μ1 से मल्टीप्लाई। तो ये जो टर्म है, ये टर्म μ1 माइनस μ2 वाला टर्म, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज। फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज बोलते हैं जिसको हम लोग जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ये रूट अंडर, इसको लिखते हैं डेल्टा इनटू, ये हो जाएगा μ1 प्लस μ2 इंटू μ1।
तो ये डेल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जो डेल्टा है डेल्टा इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन 2, और ये इक्वल टू, इसको लिखा जाता है कि फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज या फ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होता है उसका फ्रैक्शन यहाँ पे μ1 माइनस μ2 अपॉन यहाँ पे μ1 है। या इसको फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज भी हम लोग कहते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, तो यहाँ पे कहते हैं। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो आ गया पार्ट। और फिर एक चीज है कि यहाँ पे μ1 और μ2 जो है, अगेन μ1 और μ2 यह लगभग अप्रोक्सीमेट होता है। जैसे अगर यहाँ पे 1.50 लेंगे तो μ2 का वैल्यू होता है 1.45, वो तो स्लाइटली डिफरेंस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे μ1 और μ2 अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये इस μ1 प्लस μ2 को अप्रोक्सीमेट हम लोग लेते हैं 2μ1। तो ये μ0 साइन अब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा μ0 साइन अल्फा इक्वल टू, ये था रूट अंडर डेल्टा टू 2μ1। ये जो μ1 प्लस μ2 का 2 है और इनटू यहाँ पे μ1। तो ये μ1 इंटू μ स्क्वायर होगा, तो रूट से बाहर करते हैं यहाँ पे μ1 रूट अंडर 2 इंटू डेल्टा, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा। तो ये आ गया μ0 साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आ गया। और एयर अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे μ0 इक्वल टू 1 कर देंगे। इसको हम लोग अब एक साथ लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा μ0 साइन अल्फा इक्वल टू रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर इक्वल टू μ1 और रूट अंडर 2 डेल्टा। ये हो गया इकट्ठे। इस पे एक न एक न्यूमेरिकल्स आता ही आता है, कभी डेल्टा गिवन होगा, कभी यहाँ पे अल्फा गिवन होगा, अल्फा एक्सेप्टेंस एंगल। और अगर कोई सराउंडिंग्स नहीं गिवन है तो यहाँ पे फॉर एयर हम लोग लिखते हैं, जब सराउंडिंग एयर्स है μ0 इक्वल टू 1 कर देंगे। और इसमें तो ये आ जाएगा साइन अल्फा रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर इक्वल टू μ1 रूट अंडर 2 डेल्टा। तो यहाँ पे हमने जब अप्रोक्सीमेट लिया था तो यहाँ पे μ2 मत कर देना, नहीं तो यहाँ पे μ1 माइनस μ2 वाला ये कॉन्सेप्ट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केवल प्लस वाले में लेते हैं कैलकुलेशन कम करने के लिए। अब यहाँ पे हो गया, ये तो मेरे पास एक्सेप्टेंस, ये हो गया एक्सेप्टेंस एंगल। अब देखते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है गैदरिंग कैपेसिटी। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल। अब जैसे यहाँ पे ये था कि एक्सेप्टेंस एंगल, तो ये तो एंगल एक हो गया, इतना एंगल पे होगा, इससे ज्यादा एंगल एक्सेप्टेंट नहीं होगा, इससे कम एक्सेप्टेड हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो जितने एंगल्स पे आया उसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये अल्फा एंगल एक्सेप्टेड हो गया, यहाँ मैक्सिमम इतना एंगल, इससे कम जितना होगा यहाँ पे, जैसे अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री हमने इमेजिन कर लिया, तो 45 से लेकर कम जितना होगा 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, लेकिन 40-60 डिग्री हमको नहीं होगा। जैसे 45 से थोड़ा भी ज्यादा पॉइंट भी आएगा तो क्लैडिंग में चला जाएगा। तो जितना मैक्सिमम एंगल है उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। किसके लिए मैक्सिमम एंगल, तो जिसके लिए यहाँ पे कोर से होकर पास कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 90 डिग्री लेते हैं तो ये कोर के ही अपर बाउंड्री पे, या क्लैडिंग में नहीं 90 डिग्री पे, या कोर में ही बाउंड है। तो जितना एक्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। इस पार्ट को हम लोग रोटेट कर देते हैं इतने एंगल पे, जितना थीटा आ गया इसको ऐसे रोटेट कर दिए, ऐसे करके ऐसे रोटेट कर देते हैं। तो जैसे रोटेट कर देते हैं तो यहाँ पे एक कोण बन जाता है। रोटेट करने पे एक कोण बन गया, यहाँ सब लिखे, ये वाला कोण यहाँ पे इतना ही एंगल से ये भी आ गया। ये कोण है, जैसे बर्ड आइसक्रीम का कोण खाते ना, वही कोण।
ये कोण हो गया, तो जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा हो जाएगा। ये वाला पार्ट कोण हो गया। अब इस कोण से होकर जितना भी लाइट चाहे तो उतना जा सकता है, जितना भी लाइट अगर जाएगा वो बाउंड्री से होकर के जाएगा। ये जो कोण हो गया, यहाँ पे देखिएगा ये इस टाइप का ये कोण हो गया। यहाँ पे सॉलिड एंगल नहीं है, पूरा कोण हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कोण हो गया। अब इसके एंगल जितना भी जाता है वो सब जाएगा, और इसका सही वर्टिकल एंगल कितना है, ये अल्फा के बराबर होता है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोण, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस कोण। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे सेपरेट बना लेते हैं, अब यहाँ पे केवल कोड लेते हैं, ये कोड वाला हो गया और ये था एक्सिस वाला। इस एंगल पे जितना भी जाता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस कोण। ये हो गया एक्सेप्टेंस कोण, इस कोण को बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोण। मतलब एक्सेप्टेंस एंगल को रोटेट करके जो बनता है कोण, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोण। जो कि एक्सेप्टेंस कोण, इसका मीन्स है कि इससे होकर के, इस कोण से होकर के जो भी लाइट जाएगा रेडियम, वो सारा का सारा क्या करेगा, इस कोण से होकर के पास करेगा। ये हमने केवल कोण को दिखाया है। μ1 μ2 समझिए, यहाँ पे μ2 चाहे इसको बाउंड्री हम और ले ही लेते हैं। ये वाला पार्ट ये हो गया कलेक्टिंग का। तो जितना भी यहाँ पे हम लोग लेंगे कोड के अंदर लेंगे, वो कहाँ से जाएगा, ये एक्सेप्टेंस कोण से जाएगा। तो यहाँ पे कोड से होकर के पास करेगा। अब यहाँ पे बाउंड्री पे यहाँ पे रहेगा एक्सेप्टेंस कोण के, भी बाउंड्री पे रहेगा। इसका एंगल सेमी वर्टिकल एंगल कितना, अल्फा कहते हैं हम लोग। इसका भी सेमी वर्टिकल एंगल इधर से भी लिखेंगे तो अल्फा आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल अपर्चर में आता है कि न्यूमेरिकल अपर्चर में गैदरिंग कैपेसिटी, मतलब इस कोण के थ्रू जितना भी हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, सारा का सारा ये इससे कोण से होकर के पास आउट होगा। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का मीन्स ही होता है, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर, इसको हम लोग शॉर्ट में एनए भी लिखते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब है गैदरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब होता है गैदरिंग कैपेसिटी, कितना है वहां इंफॉर्मेशन को गैदर करके वो कर सकता है या सेंड कर सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर का जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, इसका कोई यूनिट्स नहीं होता है। अब यहाँ पे कितना जा सकता है, तो ये जितना भी ये कोण होगा, ये देखिए कोण जितना बड़ा होगा ये एक्सेप्टेंस एंगल होगा। यहाँ पे ये एक्सिस था, ये कोण, इस कोण से जितना, जिसका कोण जितना ज्यादा उतना ही इंफॉर्मेशन गैदर कर इकट्ठा जा सकता है, जिसका स्मॉल होगा उसको कम। तो यहाँ पे अगर ये अल्फा पे डिपेंड करता है, अल्फा ज्यादा तो कोण बड़ा, अल्फा मतलब एक्सेप्टेंस एंगल जितना ज्यादा बड़ा उतना बड़ा कोण होगा, उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन से हम लोग भेज सकते हैं यहाँ से। अगर अल्फा कम तो कोण स्मॉल होगा, स्मॉल होगा एक्सेप्टेंस एंगल स्मॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे गैदरिंग कैपेसिटी भी स्मॉल होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वह गिवन होता है न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू कि म्यू नॉट, यहाँ पे साइन अल्फा होता है। ये न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन अल्फा, कि अल्फा का जो भी एक्सेप्टेंस एंगल का साइन। अब यहाँ पे साइन अल्फा तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। एक्सेप्टेंस एंगल क्या, सॉरी ये न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो बताता है गैदरिंग कैपेसिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा तो ज्यादा गैदरिंग कैपेसिटी, ज्यादा इंफॉर्मेशन जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू कम तो कोण छोटा, इसका मतलब कम से कम जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इकट्ठे लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर है, यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू, यहाँ था रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन म्यू नॉट। और इसको हम लोग डेल्टा का टर्म लिखेंगे तो
μ1 √2 अपॉन μ0। अगर यहाँ पे सराउंडिंग कंडीशन होता है एयर, तो फॉर एयर इक्वल टू हम लोग लेंगे μ0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू √μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर इक्वल टू μ1 √2 डेल्टा। अब इससे हम लोग यहाँ पे पूरा इकट्ठा करें, तो कभी कभी एक्सेप्टेंस एंगल पूछता है तो न्यूमेरिकल अपर्चर से भी। अब इससे हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर से भी एक्सेप्टेंस एंगल निकाल सकते हैं। अब एक्सेप्टेंस एंगल यह इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर अल्फा हमको निकाला एक्सेप्टेंस एंगल तो साइन इनवर्स न्यूमेरिकल अपर्चर, अगर न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है तो भी एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ये अल्फा इक्वल टू ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स √μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। ये μ1 μ2 गिवन है तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यह अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा μ1 √2 डेल्टा। यह हमको ये गिवन होगा μ1 और डेल्टा के दोनों का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का चेंज, और एक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा तभी हमको फाइंड आउट हो जाए। तो इससे एक न एक न्यूमेरिकल्स आता है एक्सेप्टेंस एंगल के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ फाइंड आउट होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखें क्रिटिकल एंगल भी फाइंड आउट होता है। क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, उसके बाद हम लोग को ये एक्सेप्टेंस एंगल कहता है, न्यूमेरिकल अपर्चर कहता है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पे हमने देखा था कि क्रिटिकल एंगल भी, अब यहाँ पे ये भी ड्रॉ करते हैं। अब क्रिटिकल एंगल कभी कभी इसमें पूछ देता है न्यूमेरिकल में, एक्सेप्टेंस एंगल वाले में, कि एक तो यहाँ पे होता है क्रिटिकल एंगल, इसका μ1 इसका μ2, और इसको ले लेते हैं हम लोग अगर एयर है सराउंडिंग्स का एयर, ये हो जाएगा एयर इक्वल टू μ3 इक्वल टू 1। तो एक बाउंड्री अगर यहाँ से आता है कभी कभी, अगर जो क्रिटिकल एंगल्स नहीं होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, इस वाले में चला जाएगा। और ये यहाँ पे क्रिटिकल एंगल अगर बनाता है क्लेडिंग वाले में, तो एक क्रिटिकल एंगल या तो यहाँ पूछेगा θ1 हो गया, ये कितना हो जाएगा θ2 हो जाएगा, ये एंगल तो ये भी θ2 हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा θ3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे जिस दो बाउंड्री के बीच में कहता है, तो अगर कोड क्लेडिंग वाले बाउंड्री होता है, जैसे कोड क्लेडिंग बाउंड्री मतलब μ1 और μ2 के बाउंड्री पे कहता है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ, तो जो भी एंगल्स होते हैं यहाँ पे μ1 साइन θ1 इक्वल टू यहाँ पे μ2 साइन θ2 होता है। जैसे अगर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, अगर इस दोनों के बीच में क्रिटिकल एंगल हो गया μ1 μ2 के बीच में, तो θ2 जैसे 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे θ1 हो जाएगा θ से। यहाँ पे जैसे हम लोग लिखेंगे μ1 साइन θ से, इसका मतलब हो जाएगा μ2 हो जाएगा, μ2 के केस में मतलब उस मीडियम में 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि साइन θ से, तो साइन θ से इक्वल टू, तो 90 डिग्री 1 हो जाता है, तो μ2 अपॉन μ1। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया है कि यहाँ देखना है कि μ2 अपॉन μ1 कि साइन θ से इक्वल टू, या सीधे अगर θ से निकालना है तो θ से इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे μ2 अपॉन μ1। तो हवा पानी याद रखना, हवा पानी मतलब ये समंदर होता है, समंदर का ये डेंसर मीडियम, इसको हम लोग लेते हैं μ1 जो ज्यादा, और रेयर मीडियम को लोग लेते हैं μ2। तो मतलब रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, ये हो गया एयर, ये हो गया वाटर, इसको हम लोग करते हैं। तो हवा पानी जो हल्का होता है वो ऊपर रहेगा और भारी वाला नीचे रहता है। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम μ2 अपॉन μ1। सिमिलरली अगर जो हमने यहाँ पे डायग्राम लिया है, इस डायग्राम में अगर हम लेते हैं कि μ2 अपॉन μ3 पे, तो यहाँ पे μ3 कितना है, यहाँ पे μ3 मीडियम में जो 1 इक्वल टू उसमें है θ3 इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल μ2 हो जाएगा कितना θ से, तो ये हो जाएगा इस केस में जो डायग्राम है यहाँ पे जैसे θ3 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। ये कहाँ पे बाउंड्री है, ये हो जाएगा क्लेडिंग और सराउंडिंग या एयर कहिए,
एयर बाउंड्री, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लैडिंग में μ2 मीडियम है और यहाँ पे एयर पे μ3, या इसको हम लोग 1 लेते हैं। तो क्लैडिंग में कितना, जैसे एयर वाला मीडियम में एंगल हो जाता है यहाँ पे थीटा 3 = 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा μ2 में कितना एंगल हो जाएगा, थीटा c हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर इस दोनों के बीच में निकालना है तो क्रिटिकल एंगल थीटा c = साइन इनवर्स लगा के, जो हवा पानी, तो हवा वाला यहाँ पे कौन सा है, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो हवा वाला ऊपर, और यहाँ पे वाटर जो भारी होगा दोनों के कंपेरिजन में 1/μ2, हम लोग इसको पढ़ते हैं। जिसकी भी किसी के केस में हमको फाइंड आउट करना होगा साइन इनवर्स वाला, तो अपर लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के लिए साइन इनवर्स, तो यहाँ पे रियर मीडियम एंगल, रियर मीडियम में जो एंगल्स होता है, द रियर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल नहीं लिखना यहाँ पे, रियर मीडियम अपॉन यहाँ पे डेंसर मीडियम, तो रियर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस ये बेसिक हवा पानी याद रखेंगे, वो किसी भी बाउंड्री पे कहे क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और कई बार क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर, क्रिटिकल एंगल्स, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसको आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।